हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइट मैक्स। देखो भाई, आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर फोर्थ है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा चुका हूँ और सबकी वन शॉट वीडियो है। तो आज का जो टॉपिक मेरे पास वो है टाइप ऑफ कंपनी। इससे पहले भी जो हमारा चैप्टर था उसका नाम भी टाइप ऑफ कंपनी ही था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि एक तरीके से मान लो कि उसमें लाइबिलिटी के बेस पे, फिर मान लो कि मेंबर के बेस पे। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मतलब कि किसका कंट्रोल होगा तो कंपनी को क्या बोलेंगे। दूसरा में पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ठीक, फॉरेन कंपनी क्या होती है, ठीक है। और फिर डोरमेंट कंपनी क्या होती है, तो फिर मान लो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये सब क्या होता है, या फिर इलीगल एसोसिएशन क्या होता है, ठीक। इन सबको आज हम लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, तो सबसे पहले ना इन सारी बातों इंट्रोडक्शन वगैरह इग्नोर मारते हुए हम सीधे पहुंचते हैं भाई सबसे पहले यहाँ पे, ठीक। कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक। तो ये पहला पास है होल्डिंग कंपनी, ठीक है। फिर जाकर अगला सब्सिडरी कंपनी, अगला पास है एसोसिएट कंपनी, ठीक है। तो इन तीन चीज के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी को बनाते हैं उस कंपनी को तीन पार्ट में डिवाइड किया, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, ठीक। पहले बात करते हैं भाई होल्डिंग कंपनी क्या होती है। तो सेक्शन 246 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है। होल्डिंग कंपनी, ठीक, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, ठीक है। कह रहा है मीन्स द कंपनी विच ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडी। देखो तो मेरा ये जो डेफिनेशन थोड़ी टफ लग रही होगी भाई। नॉर्मली अगर बात बोल दूं मेरे पास क्या होता है, होल्डिंग कंपनी में से एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वजह से मान लो कोई सब्सिडी हो। जैसे मान लो कि देखो कह रहे हैं होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, ठीक, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच, जिसका सच कंपनी आर सब्सिडी कंपनी। मतलब कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी एक कोई सब्सिडी कंपनी हो। सब्सिडी कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हो गई, मैं कह दूं कि एक कंपनी ए, ठीक, एक मेरे पास मान लो एक कंपनी नाम ए है, ठीक है। अब क्या भाई, जो कंपनी अगर ए है उसने क्या कर रखा है, उसने अपनी एक और कंपनी खोल रखी है, ठीक। और उस कंपनी में उसने मतलब सारा सारा कंट्रोल वही देखता है, सब कुछ वही चेक करता है उसके अंदर, जितने काम है सारा वही देखता है। तो जिस कंपनी को देख रहा है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी, और वो जो ए कंपनी है वो उसकी होल्डिंग कंपनी होगी। दोबारा सुन लो एक बार, जैसे मान के चलो भाई मैं ऐसा बोलूं, एक कंपनी है ए, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ भाई राम एंड श्याम में कंपनी है। राम एंड श्याम कंपनी की ना एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, जिसका मान लो भाई राजू एंड ट्रेडिंग कंपनी है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, राजू एंड ट्रेडिंग कंपनी है वो मेरे पास हो जाएगी सब्सिडरी, ठीक है। और जो मेरे पास राम एंड श्याम कंपनी है वो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, ठीक है। इसमें और क्या बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(4), a company is deemed to be holding company of another if that other is subsidy। भाई जब तक उसकी कोई सब्सिडी नहीं होगी उसको होल्डिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो भाई इसमें कुछ बातें और बता रहा हूँ, ठीक। कह रहा है कि द कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी होल्ड ऑन एटलीस्ट 50% ऑफ द अदर कंपनी, ठीक। भाई एक किसी कंपनी को होल्डिंग तभी बोलेंगे जब उसने किसी दूसरी कंपनी के अंदर कम से कम 50% का होल्ड कर रखा हो, मतलब कि 50% हिस्सेदारी उसके अंदर हो कम से कम, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक। तो उसमें बोल देंगे होल्डिंग कंपनी। भाई आगे सब्सिडरी कंपनी, सबसे तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013, सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, ठीक है। भाई जिस तरह की दैट इज से द होल्डिंग कंपनी। देखो सब्सिडी कंपनी क्या होती है भाई, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक, और एक्साइज कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। भाई इसका मतलब है कि एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी हो और वो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती हो, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। अगला एक्साइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। भाई जो टोटल वोटिंग पावर है, ठीक, उसका हाफ या उससे ज्यादा 50% या उससे ज्यादा कंट्रोल, मतलब कोई और कंट्रोल कर रहा हो, ठीक। तो भाई हमारे पास इसमें कुछ बात है। कह रहे कि कंपनी कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो भाई मैंने बताया ना कि होल्डिंग, जैसे सब्सिडी कंपनी क्या है, सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका जो भी बोर्ड मीटिंग वगैरह है, ठीक है, जो भी मीटिंग वगैरह होती है उन सब पे कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी का होता है, ठीक है। और वैसे अभी अगली बात करते हैं मेरे पास है होल्डिंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ शेयर। भाई होल्डिंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि जो कंपनी है, ठीक है, तो तुम्हें इसका ना एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। वेयर कंपनी बी कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर ऑफ कंपनी ए, ठीक है। भाई कंपनी बी है वो कंपनी ए का, मतलब कि एक तरीके से मान लो
हाफ से ज्यादा 50% या उससे ज्यादा शेयर पे कंट्रोल रखती है। कह रहा इधर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडी कंपनी, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि अकेले करे, ठीक है, वो किसी और कंपनी के साथ मिलकर भी कर सकता है। भाई अगली बात करते हैं सब्सिडी ऑफ अनदर सब्सिडी। देखो भाई कह रहा सब्सिडी ऑफ अनदर सब्सिडी, इसका मतलब है कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द होल्डिंग कंपनी, ठीक, ऑफ अनदर कंपनी इफ अनदर कंपनी इज सब्सिडी ऑफ द अनदर। देखो मैं तुमसे बोलूं भाई कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी बी जो है, जो कंपनी ए है वो क्या है कि होल्डिंग कंपनी है कंपनी बी की, ठीक। वैसे बोल दो जो मेरे पास कंपनी बी है, ठीक है, जो कंपनी बी है, ठीक, वो क्या है, वो होल्डिंग है कंपनी सी का, ठीक। तो जो मेरे पास सी है वो ए की भी सब्सिडी होगी एक तरीके से, ठीक है। ये सारा सारा याद रख के चलना है। भाई अगली बात करते हैं सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी। तो भाई मेरे पास वही लॉजिक है, ठीक है। फिर सुनो मेरे पास जो नेक्स्ट है कह रहा है कि आप प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, उसको भी हम क्या भाई पब्लिक कंपनी बोलेंगे। एक कोई सी प्राइवेट कंपनी है, ठीक, अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी है, पब्लिक कंपनी की छोटी कंपनी है, तो उसे क्या हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। दूसरा भाई कि अ सब्सिडी कंपनी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी एंड ऑल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखो भाई इतना याद तक चलना, एक जो है सब्सिडी कंपनी है, ठीक, एक सब्सिडी कंपनी कभी भी अपनी होल्डिंग कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती है, ठीक। इसमें क्या होगा सब्सिडी कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी भाई, लेकिन कुछ कुछ केस में बन सकती है, ठीक है। जो इसमें तुम्हारे में है कि नहीं देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं है कि नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं एसोसिएट कंपनी। भाई एसोसिएट कंपनी क्या होती है, जिसमें किसी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। देखो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक, इस एक्ट के थ्रू क्या बोल रहा है कि एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। देखो भाई किसी दूसरी कंपनी का अगर एक किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसे हम क्या बोल देंगे भाई एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक राम कंपनी है, ठीक है, राम कंपनी ने श्याम कंपनी के 20% शेयर ले रखे हैं, तो इसका मतलब भाई जो राम है, ठीक, वो हमारे पास क्या भाई श्याम कंपनी का 20% शेयर होल्ड करता है। तो मतलब कि जो 20% तक की हिस्सेदारी, ठीक है, 20% तक की हिस्सेदारी, वो क्या बोलते हैं उसको, उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं उसी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक। कह रहा बट विच इज नॉट सब्सिडी, ठीक है, लेकिन भाई वो जो कंपनी है जो जिसमें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो हमारी सब्सिडी कंपनी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो भाई वैसे आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है, कर रहे हैं देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%, ठीक है, ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और ऑफ द पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई कि 20% या उससे ज्यादा एक तरीके से मान लो कि हक हो किसी दूसरी कंपनी का, या फिर मान लो कि पावर की मतलब कंट्रोलिंग पावर किसी और के पास हो 20% या उससे ज्यादा, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर, ठीक है, मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाई द पार्टी दैट जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव द राइट। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक कोई सी प्रॉपर्टी होती है उस पर दो या दो से ज्यादा कंपनी के एक तरीके से मतलब राइट होते हैं, जॉइंट राइट होते हैं। मैं बोल दूं भाई मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में ना आधा से जो आधे से कंपनी ए के आधे से कंपनी बी के, तो दोनों में उस पर क्या बराबर बराबर हक है, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी का सिंपल सा एक मतलब है, इसका मतलब एनी कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or any state government or governments, ठीक है। ये फिर ऐसा होता है कि भाई पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। भाई इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई जो मेरे पास गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका जो 51% से ज्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में हो या फिर आधा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में हो आधा स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में हो, इस तरीके से, ठीक। तो भाई ये वाली बात ध्यान नहीं चलना। इसके कुछ कुछ पॉइंट जो मेरे पास है कह रहे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइज इन इंडिया आर आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। देखो भाई कोई सा भी पब्लिक सेक्टर है, ठीक, जो कि मान लो कि किसी गवर्नमेंट कंपनी के कंट्रोल में, तो उसको भी क्या मानेंगे भाई गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं। दूसरा सब्सिडी कंपनी और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वुड आल्सो बी कैटेगराइज एज अ गवर्नमेंट कंपनी। भाई किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी होगी, ठीक, उससे भी क्या बोलेंगे एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे, ठीक है। भाई अगली बात मेरे पास है ये मेरे पास एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो भाई मेरे पास सिंपल सा वही है, ठीक। तो इसमें बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। भाई जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके एनुअल रिपोर्ट की क्या क्या बात चल जाती है, ठीक है। तो वो वाली बात करते हैं। पहला
एनुअल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। देखो भाई ऐसा है कि जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट में प्लेस करना होता है, ठीक। कह रहे कि इसमें कहना वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग एंड अफेयर ऑफ दैट कंपनी टू बी। ठीक है भाई, इसे कहाँ कहाँ पे जमा करना होता है। पहला कह रहा है कि प्रिपेयर विद इन 3 मंथ ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। भाई जब तक हमारा जो एजीएम है, ठीक, जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती है, ठीक है, उसके मतलब 3 महीने, उससे 3 महीने पहले पहले, ठीक, हमें इस पे की जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारे सारे जमा करने होते हैं पार्लियामेंट में। आफ्टर प्रिपरेशन अ रिपोर्ट इज लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है भाई, जो पार्लियामेंट के जो दो है ना, दो हाउस है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। इसमें क्या है भाई, पास होने से पहले हमें क्या है कि जो भी सारा सारा काम है वो पार्लियामेंट में पास करना होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें ऑडिटर वगैरह को कैसे मान लो कि रखते हैं। तो कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो वही बात करते हैं। कह रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसमें बता रखा भाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, भाई जो ऑडिटर है या फिर जो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसे कब अपॉइंट करते हैं। तो कह रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक भाई, इसमें याद रख के चलना कि अगर मैं किसी भी ऑडिटर को रख रहा हूँ, ठीक, जो मेरी कंपनी के सारे ऑडिट वाले काम करेगा, ठीक, तो वो सारा सारा मेरे पास क्या है कि फाइनेंशियल जगह अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगला बात जो नेक्स्ट बात है भाई, कह रहे कि वंस अ गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड विद इन 60 डे द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द कॉम्पलर, ठीक है, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या है जो इसमें बस बता रखा है कि भाई 60 दिन के अंदर अंदर ना हमारे से क्या है कॉम्प्ट्रोलर, ठीक है, और कॉम्प्ट्रोलर बोलते हैं एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसको अपॉइंट करेंगे जो पहला तुम्हारा रजिस्टर होगा, ठीक। भाई उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारे पास, वो है ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड द कंट्रोलर कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, यहाँ पे कह रहे हैं जो ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक, वो हमें पास क्या है इन दोनों के पास में जमा करना होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरिया प्रोविजन और द कंपनीज एक्ट नॉट टू अप्लाई। ठीक है भाई, कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी अप्लाई नहीं होनी चाहिए। कह रहे कि सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट नॉट टू अप्लाई, कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो भाई कह रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट, भाई वो ये डायरेक्शन दे सकता है एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट स्पेसिफाइड द नोटिफिकेशन। भाई इसमें ये कह रहे हैं कि भाई कि हम जिस चीज को मना करेंगे, जो जो हम नोटिफिकेशन मना कर देंगे, तो मैं उन चीजों को फॉलो, उन चीजों को फॉलो करना है। कह रहे हैं कि सेल नॉट अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट कंपनी, और ये जितने भी जो बता रखे हैं ना ये किसी गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं होगा, ठीक। और जो दूसरी बात बात है सेल अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट कंपनी विद इन सच एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब भाई वैसे अगर किसी गवर्नमेंट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ बात होती है, ठीक, तो ये अप्लाई करते हैं। भाई उसके बाद अगली बात है फॉरेन कंपनी क्या होती है। देखो भाई फॉरेन कंपनी का सिंपली मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्लेस बिजनेस वो इंडिया में होता है। तो क्या है कि फॉरेन कंपनी, ठीक है, मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसमें क्या होता है भाई, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा या तो इटसेल्फ और थ्रू एनी एजेंट या फिर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन तीनों में से या तो एजेंट चला रहा होगा उसका बिजनेस, या वो ऑनलाइन चला रहे होंगे, या उनका खुद एक ब्रांच होगा वहाँ पे। इसका मैं एग्जांपल ले लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसी के बेस्ट एग्जांपल है। अगली बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी। देखिए उसका नाम कैसे पढ़ लेना, ठीक है, पता हो जाएगा कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, पहला दूसरा इस तरीके से, ठीक। भाई नेक्स्ट पास है ये डॉक्यूमेंट एटसेट्रा टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ठीक, जो फॉरेन कंपनी को डिलीवर करने होते हैं। तो कह रहे हैं कि विद इन 30 डे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनी इट हैज टू बी डिलीवर्ड सम डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से, कह रहे हैं कि अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर। ठीक है, मेरे पास क्या चाहिए भाई, देखो कॉपी ऑफ चार्टर चाहिए होता है, मतलब कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है, ठीक, स्टैट्यूट और इसको एमओए और जो एओए बोलते हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये चाहिए होता है। उसके बाद कह रहे हैं भाई of company or other instrument constituting and defining or elaborating the constitution of the company। भाई वो सारे सारे डॉक्यूमेंट जो हमारी कंपनी के बारे में बताती है, उन सब चीजों को हमें उनको देना पड़ेगा।
ठीक है। एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज देन सर्टिफाइड ट्रांसलेटर देयर ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज। भाई तुम्हें उसको इंग्लिश लैंग्वेज देना होता है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो पहले उसको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करवाओ, ठीक, उसके बाद जाके हमें दो। फिर भाई अगली बात करते हैं आपके पास से जो एक तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरी बात करते हैं द रजिस्ट्रार, हमें द रजिस्टर्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, हमें कंपनी फुल एड्रेस रिक्वायर्ड। भाई इसमें क्या भाई जो भी फुल एड्रेस है वो सारा सारा होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक। अगला है प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। भाई जो भी हमारे कंपनी के मेंबर है, डायरेक्टर, सेक्रेटरी है, उन सब की लिस्ट हमें देनी पड़ती है, ठीक। अगली बात करते हैं द फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी इन विच कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी इट्स प्रिंसिपल प्लेस। भाई देखो हमें जो पूरा एड्रेस वगैरह वो देना होता है कंपनी का, उसका पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ, भाई तुमने बिजनेस कहाँ ओपन किया तो कहाँ पे क्लोज करो, ये सारी सारी बात तुम्हें बतानी होती है, ठीक। नेक्स्ट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज एवर बीन कन्विक्टेड और डेरिवेटेड। देखो इसमें यही बातें बता रखी है कि अगर ना तुम्हें किसी भी तरीके से क्या ना डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देखो भाई जो ये जो तुम्हारे पास जो कंपनी का डायरेक्टर वगैरह, ठीक, वो डायरेक्टर कौन है, क्या है, इन सब के बारे में डिक्लेरेशन चाहिए। क्या एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, और भी इन्फॉर्मेशन उसकी है जो कि सही लगे, ठीक। अगली बात भाई सेक्शन 592 और सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 बोलते हैं एवरी फॉरेन कंपनी एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall if it has not delivered to the registrar before such commencement, ठीक है, and the document and particular specified in section। भाई देखो कह रही है जो तुमने ना डॉक्यूमेंट वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया उन सबको स्पेसिफाई करो, सिंपल सी लॉजिक है। अगली बात इफ एनी अल्टरेशन इज मेड और अकर इन द डॉक्यूमेंट विच इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन द फॉरेन कंपनी सेल विद इन 30 डे, ठीक है। इसमें कह रहा भाई अगर तुमने किसी भी तरीके का अल्टरेशन किया है, जो डॉक्यूमेंट तुमने दिया है अगर तुमने उसको किसी भी तरीके का अल्टरेशन किया है तो उसमें तुम्हें करना क्या भाई कि 30 डेज के अंदर ना वो तुम्हें अल्टरेशन चेंज करना होगा, ठीक है, और वही सेम चीज तुम्हें डिलीवर करनी होगी रजिस्ट्रार के पास, ठीक होगी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। तो पहली बात हमारे पास क्या की एवरी फॉरेन कंपनी सेल इन एवरी कैलेंडर है। भाई हर कैलेंडर ईयर में मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उन्हें किन किन बातों का पालन करना होता है, कहना मेक आउट अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इन सच फॉर्म, जिस फॉर्म में देखा ना, ठीक, उस फॉर्म में तुम्हें क्या है उसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस बना के देना होगा। वी नीड टू डिलीवर कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट टू रजिस्टर। भाई वो जो भी तुमने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है वो सारा का सारा तुम्हें भाई रजिस्ट्रार को डिलीवर करना होगा। कह रहा प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें इस बात की डायरेक्शन दे सकती है, किस बात की भाई, in case of any foreign company or class of foreign company the requirement of clause A shall not apply or shall apply subject to some such exception। यहाँ पे कहता है भाई कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिस डॉक्यूमेंट में तुम्हें ना छूट मिल सकती है, ठीक है, बस इसको याद रख के चलना कि भाई कहाँ कहाँ पे छूट मिलेगी, ठीक। अगला if any such document is mentioned in subsection 1 is not in the English language तो भाई इसको ट्रांसलेट करो, ठीक। तो ये वाली बात होगी कि जो भी तुमने जो डॉक्यूमेंट दिया अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो पहले उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाओ उसके बाद दो। कह रहे एवरी फॉरेन कंपनी सेल सेंड टू रजिस्ट्रार अलोंग विद द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1। भाई सबसेक्शन 1 के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट बोल रखे हैं वो शायद तुम्हें डिलीवर करने होंगे, बस इसको ना इतना याद रख के चलना, ठीक है। अगला भी डिस्प्ले ऑफ नेम एटसेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी। भाई फॉरेन कंपनी जो है उसके नाम वगैरह कैसे कैसे होते हैं, तो कह रहा है एवरी फॉरेन कंपनी सेल, इसको बोलते हैं भाई कॉन्स्पिकुअसली exhibit on the outside of every office or place where it carry out the business in India। ठीक है भाई अपना क्या है जो कंपनी का नाम है, ठीक, वो लिख के दिखाना होगा कि हमारे ये कंपनी है जहाँ जहाँ उनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहाँ जहाँ भी है, ठीक है, सब जगह उनको लिख के दिखाना पड़ेगा। कह रहे द नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। भाई उनके साथ में ना तुम्हें लिख के बताना होगा कि तुम्हारी जो कंपनी है कहाँ पर है, ठीक है। और कह रहे कि इन लेटर इजिली लेवल 2 इंग्लिश लेटर। भाई और इंग्लिश के ऐसे लेटर होने चाहिए जो लोगों को पढ़ के समझ में आ जाए, ठीक है, ये सारा सारा लॉजिक है। फिर भाई अगली बात पाते हैं, कह रहे कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री इन विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेट। भाई उन्हें क्या है कि ना जो भी कंपनी का नाम है, ठीक है, फिर जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हुए उन सब जगह क्या है कि उन्हें जो भी नाम वगैरह वो सारे सारे बताने पड़ेंगे, ठीक। फिर भाई लास्ट की बात करते हैं सी
इफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड, ठीक, तो भाई अगर जो है बस ना मेंबर की जो लायबिलिटी अगर वो लिमिटेड है, ठीक है, फिर कॉज नोटिस ऑफ दैट फैक्ट, तो भाई उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, टू बी स्टेटेड इन एवरी सच प्रोस्पेक्टस, भाई हर एक प्रोस्पेक्टस में उसको बताना होगा कि हमारी लायबिलिटी क्या लिमिटेड है, ठीक है, करके इशूड एंड ऑल बिजनेस लेटर बिल, ठीक है, लेटर बताना होगा, बिल, लेटर पेपर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ठीक, इन सब जगह तो बताना होगा भाई हमारे कंपनी के जो मेंबर है या फिर जो भी हमारे जो शेयर होल्डर है उनकी लायबिलिटी क्या लिमिटेड है, ठीक। अगली बात है भाई, टू बी कॉन्सिक्वेंसली एग्जिबिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, और भाई जब कंपनी का जो नाम है ना वो हर एक ऑफिस के बाहर लिखा लिखा होना चाहिए, ठीक। अगली बात है सर्विस ऑफ नोटिस ऑन फॉरेन कंपनी, भाई इसको हल्के से रीडिंग मारेंगे, ठीक है, तुम्हें तुरंत पता है क्या क्या है इसके अंदर। और भाई अगला क्वेश्चन क्या रहेगी, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कितनी कितनी फी लगती है वो सारा देख लेना भाई, वैसे प्रिस्क्राइब फीस होती है वैसा। अगली बात है इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में क्या क्या होता है इसको बता रहा हूँ, फॉर द पर्पस ऑफ फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, भाई ये जो मेरे पास सेक्शन 386 है इसमें क्या बातें बता रखी है, इसमें बोल रखा है द एक्सप्रेशन सर्टिफाइड मीन्स सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू बी ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है, देखो इसमें ये बता रखा है भाई कि एक ना ट्रू कॉपी होनी चाहिए, ठीक, और किसी भाई बताइए और ना वो ट्रांसलेटेड होनी चाहिए इंग्लिश फॉर्म में। नेक्स्ट पास अभी द एक्सप्रेशन डायरेक्टर, अभी द एक्सप्रेशन डायरेक्टर इन रिलेशन टू फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स एनी पर्सन अकॉर्डिंग विद whose direction or instruction the board of director of the company is accused, भाई इसको बोलते हैं accused, कंपनी इज, तो एक कंपनी अकोस्टमेटेड है, ठीक है, टू एक्ट, इसका मतलब सिंपल सा भाई कि उसके अकॉर्डिंग चलेगी। देखो यहाँ पे वाली बातें बता रखी है कि कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी क्या करती है, अगर उनका अगर ना डायरेक्टर की वाली बात करेंगे कि डायरेक्टर कौन है, ठीक, तो भाई डायरेक्टर उस बंदे को मानेंगे जिसके डायरेक्शन के बिना, ठीक है, फिर जिसके इंस्ट्रक्शन के बिना कोई सा भी काम नहीं होता है, ठीक है, जिसको कस्टम, इसको ना कस्टम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला द एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है भाई, जो हमारे पास क्या प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस वहीं पे होगा जहाँ पे तुम शेयर वगैरह ट्रांसफर करते हो या फिर जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ठीक। भाई अगली बात होता है पनिशमेंट क्या है, अगर तुम ना ऊपर किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए प्रोविजन क्या है, कह रहा है इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर, ठीक है, द फॉरेन कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीस, ठीक है, भाई क्या है कि 1 लाख रुपए होना चाहिए, बट विच में एक्सटेंड टू द 3 लाख, भाई वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक रह सकता है। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अगर तुम लगातार गलती करते ही जा रहे हो, ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस विद एन एडिशनल फाइन विच में extend to 50,000 rupees for every day after the first during which he contravenes continue, ठीक है, भाई अब तुम्हें पता लगे भाई तुम फ्रॉड कर रहे हो, लेकिन फ्रॉड का पता लगने के बाद तुम लगातार फ्रॉड करते जा रहे हो, तुम्हें नोटिस मिल गया है भाई तुम फ्रॉड कर रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम लगे पड़े हो, तो यहाँ पे क्या तुम्हें फिर पर डे के हिसाब से, ठीक है, पर डे के हिसाब से 50,000 रुपए तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और भाई जो तुम्हारे पास क्या है कि एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी who is in default shall be punished with the imprisonment for a term which may be extended to 5 लाख रुपीस, ठीक है। और वो देखो भैया तो उस बंदे को जेल हो सकती है, ठीक है, अगर जो भी ऑफिसर है, कह रहे हैं कि एवरी ऑफिसर जो भाई इस डिफॉल्ट में है, ठीक, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ठीक है, जो डिफॉल्ट में है, भाई उन सबके साथ क्या होगा, पनिशेबल विद इम्प्रेसमेंट, ठीक है, मतलब कि उस बंदे को जेल हो सकती है, ठीक है, और अगली बात करें उन्हें 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है, ठीक है, ये सारी सारी बात है। भाई अगली बात होता है डोरमेंट कंपनी, देखो डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप की ऐसी कंपनी होती है जो फ्यूचर में होने वाला जो प्रोजेक्ट है, ठीक, उसके लिए बनी होती है, ठीक, तो कह रहा भाई डोरमेंट कंपनी मींस इनएक्टिव और इनऑपरेटिव, जो इनएक्टिव है और इनऑपरेटिव मतलब कि अभी चल नहीं रही हो, तो इट इज गुड टू स्टार्ट कंपनी फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कंपनी ऐसी होती है जो क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए बनी होती है, ठीक है, कह रहा होल्डिंग प्रोजेक्ट एंड होल्डिंग एंड असेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, भाई ये असेट्स अपने पास रख सकती है, ठीक है, कोई सा प्रोजेक्ट है वो अपने नाम पे करा सकती है, और विदाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, भाई बिना अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के ऐसा काम करते हैं, ठीक। अगली बात है वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड and registered under this act for a future project or to hold an asset और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं भाई कि वेयर कंपनी, ठीक है, जहां पर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट
फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। कोई सी कंपनी अगर पास कहीं फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी होती है, और टू होल्ड एन असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो किसी न किसी असेट्स को होल्ड करती है या फिर किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि शेयर वगैरह हो गया, डिबेंचर वगैरह हो गया, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, और उसकी कोई सी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। As such a company or inactive company make an application to register in such manner as may prescribed, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। बस इतना याद रख के चलना, ठीक है, डोरमेंट कंपनी क्या होती है। और भाई उसके बाद ना इसके सारे सारे आसान सी बात है, ठीक है। तो इसको एक बार ना लगभग हल्की सी रीडिंग मारेगा, ठीक, तो पता चलेगा क्या क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट मेरे पास अभी देखो, बस इसकी ना हल्की रीडिंग करते हैं ना, तो हमें पता चलता है भाई क्या क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या क्या नहीं चल रहा है। 6 पॉइंट हो गए इसके, ठीक भाई। सारी तो ऐसी सिंपल सी बात है कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करने की। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी टू गेट स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, भाई डोरमेंट कंपनी बनने के लिए तुम्हें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पहले करें फाइल फॉर्म MSC1, ठीक है, फीस के साथ, और कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर, जो भी तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक। मान लो कि तुम्हारी कंपनी का 90 अगर शेयर होल्डर है, ठीक, तो 90 शेयर होल्डर में से तुम्हारे पास क्या होगी कि कम से कम 60 शेयर होल्डर है, ठीक है, या फिर मान लो कि नहीं, मान लो कि 100 शेयर होल्डर है, ठीक। तो 100 शेयर होल्डर में से कम 75 शेयर होल्डर ने गारंटी भाई बोल दिया कि हाँ कोई नहीं रजिस्टर्ड कर लो, ठीक। जब ये सारे सारे बंदे राजी हो जाते हैं, फिर क्या होता है, रजिस्ट्रार टू इशू सर्टिफिकेट, ठीक है, इन फॉर्म MSC2, ठीक। उसके बाद MSC2 फॉर्म भरा था जिसमें उन्हें एक तरीके से मान लो सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, द रजिस्ट्रार शैल मेंटेन द रजिस्टर्ड ऑफ डोरमेंट कंपनी, ठीक है भाई, जो डोरमेंट कंपनी उसका रजिस्टर मेंटेन करती है, एंड द सेम इज मेंटेन www, ठीक, mc.gov.in, भाई इस वेबसाइट पे इन सबको मेंशन किया जाता है, ठीक। भाई अगली बात करते हैं एसोसिएट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या होती है, ठीक है भाई। व्यवस्था इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, क्या बोलते हैं इस चैप्टर को, मतलब इस सेक्शन को, या फिर इस कंपनी को बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, ठीक। तो भाई सेक्शन 8 कंपनी वैसे ऐसी होती है कह रहे कि विच डील विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हु गिव परमिशन टू चैरिटेबल कंपनी, भाई इसमें क्या होता है, चैरिटेबल कंपनी होती है, और विच हैव ए चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, और भाई इनका ऑब्जेक्ट क्या है, चैरिटेबल है, मतलब कि इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सिंपल सा है, ठीक। वो उद्देश्य ये है कि जो भी इनके पास मतलब कि जो भी ये जो काम करेंगे वो सारा सारा समाज के भले के लिए करेंगे, ठीक है। कह रहा है टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर दिस सेक्शन विदाउट एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और भाई ये जो कंपनी होती है इनके लास्ट में ना तो प्राइवेट वर्ड होता है, ठीक है, और ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, ठीक। तो भाई अगली बात करते हैं लाइसेंस कैसे मिलता है, ठीक है। कह रहे कि लाइसेंस ग्रांट विद दिस कंडीशन द सेंटर, तो भी व्यवस्था पहले कौन सा है, जब उसमें क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रूव करता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो भाई उसके आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्टिव है। ये सारा सारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोई सी भी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव है बस क्या भी कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, इन सबको प्रमोट करना है, उसमें क्या बोल देंगे, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, ठीक। और भाई कह रहे कि इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, ठीक, और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स सब्जेक्ट, और वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो सारा का सारा किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज करेगी, ठीक है। और इसकी रीडिंग करेंगे क्या क्या है इसके अंदर। तो भाई कह रहा है कि वर्ड लिमिटेड और एज द केस में भी वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड देयर अपॉन रजिस्टर्ड सेल ऑन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन। देखो भाई, हाँ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार है ना वो लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा सकता है अगर कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है तो, ठीक। तो भाई अगली बात करते हैं इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म रजिस्ट्रार कहेगी रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन as a company under this section. The company registered under this section shall enjoy all the privilege and and be subject to all the obligation of limited company, ठीक है भाई। जो भी लिमिटेड कंपनी के फायदे वगैरह वो सारे सारे जैसे इनको मिल ही जाते हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद भाई अ फर्म में भी मेंबर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, भाई कोई सी भी जो फर्म है वो इस कंपनी की मेंबर बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, ठीक। और भाई फिर अगला भाई में बस सिंपल कह रहा कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अल्टर द प्रोविजन ऑफ इट्स मेमोरेंडम, भाई वो किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, मतलब परमिशन के बिना वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, अपना ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर पाएगी। अगला भाई a company registered under this section may convert itself into company or any other kind of
ठीक है, आफ्टर कंप्लाइंग विद सच कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब। देखो भाई, कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए जो सेक्शन 8 कंपनी है वो भी क्या है कि सिंपल कंपनी में चेंज हो सकती है। तो भाई हमारे पास इसका देखो कुछ पॉइंट ये है, ठीक है, इससे लिंक कर लेना एक बार कि इस पॉइंट में क्या क्या है। ठीक, मैं तो बता नहीं क्या किसी दिक्कत आ रही है तो तुम्हें इस पर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, और बाकी फिर जो नॉर्मल क्लास देख रहा है वो तो भाई पूछ लेगा सामने से। हाँ भाई, अगली बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे जो सेक्शन 8 कंपनी है उनका लाइसेंस रिवोक हो जाता है या फिर उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला मेरे पास है कि बाई ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी फ्रॉड के चक्कर में इसको ऑर्डर दिया है तो भाई उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास अभी दूसरा कह रहे वेयर लाइसेंस इज रिवोक्ड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 6 एंड द वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that it is essential in the public interest that a company registered under this section should be amalgamated। ठीक है, यहाँ पे भाई ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दिखता है कि भाई कंपनी जो ना अलग तरीके से काम कर रही है तो जिस कंपनी से मिलकर काम कर रही है उसको उसी कंपनी के साथ क्या जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो कि एक राम कंपनी है, ठीक है, दूसरी श्याम कंपनी है, तो राम कंपनी उसमें सेक्शन 8 कंपनी है और श्याम कंपनी वो नॉर्मल कंपनी है। तो अगर दोनों के दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो दोनों कंपनी को अमलगमेट कर देंगे, दोनों कंपनी को जोड़ देंगे। ठीक है, चलो भाई फिर उसके नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास है कह रहे कि इफ ऑन द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, ठीक, देयर रिमेन आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स डेट। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ ऑन वाइंडिंग अप, अगर वाइंडिंग की बात चल रही है और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 8 के अंदर कोई सी कंपनी अगर अपने आप को वाइंड अप या फिर डिसोल्यूशन करने की बात करती है तो भाई होता क्या है कि देयर रिमेन्स आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफ इट्स डेब्ट एंड लायबिलिटी। भाई वो क्या है कि जब तक अपनी सारी डेब्ट और लायबिलिटी को पे नहीं कर देते हैं, ठीक, तो वो किसी भी तरीके से ना मान लो कि जो भी काम करना चाह रहे हैं वो काम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब फिर जो अपनी कंपनी को बंद करें ना तो पहले बंद नहीं कर पाएंगे तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी ना कर लें। ठीक है भाई, अगला बस ये कह रहा है कि a company registered under this section shall amalgamate only with another company registered under this section and having similar object। देखो भाई, यानी कि अगर कोई सी कंपनी है, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है वो अपने आप को किसी और कंपनी के साथ जोड़ना चाहती है, ठीक है, तो जो सामने वाली कंपनी है उसका उद्देश्य सेम होना चाहिए, वो भी सेक्शन जो सेक्शन 8 है उसी के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर इससे बाहर रजिस्टर्ड होती है भाई कोई बात ही नहीं पड़ती फिर। अगला, इफ कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट लेट डाउन दिस सेक्शन, भाई सेक्शन 8 के अंदर जो भी प्रोविजन लिखे हैं अगर उन समय से किसी को भी दिक्कत आती है, ठीक है, द कंपनी सेल विदाउट जिसको बोलते हैं भाई प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी पनिशेबल विद अ फाइन विच सेल नॉट बी लेस देन 10 लाख। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए तक का फाइन लगता है बट विच मे बी एक्सटेंड टू 1 करोड़। भाई ये जो फाइन है 1 करोड़ तक जा सकता है। ठीक, उसके बाद कह रहे एंड द डायरेक्टर एंड एवरी मेंबर, यहाँ पे कह रहे डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। ठीक है भाई, जो भी बंदे होंगे, जो भी उसके डायरेक्टर वगैरह मेंबर वगैरह, अगर ये सारे के सारे डिफॉल्ट ही पाए गए, ठीक, तो भाई इन सबको क्या होती है, एक तरीके से जेल होती है फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंड 3 ईयर, भाई 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक, और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज। ठीक है, और 25,000 रुपये तक का उसके मतलब 25,000 तक उसमें मतलब फाइन मतलब की पेनल्टी दे सकते हैं बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपये। और भाई ये जो मेरे पास है 25 लाख रुपए तक ये ज्यादा फाइन जा सकता है। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं कुछ कुछ ना एनजीओ एनबीओ के नाम है तो हल्का सा उसकी रीडिंग मार लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं इलीगल एसोसिएशन क्या होता है। तो भाई सिंपल सा मतलब है, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, मतलब कि जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ पर्सन एक्सीडिंग सर्टेन नंबर। ठीक है भाई, कुछ कुछ हमारे पास है कि कुछ लॉ बने हुए हैं, अगर कंपनी वगैरह ना उस लॉ को इग्नोर मारती है तो उसको बोलते हैं इलीगल कंपनी। ठीक है, क्योंकि नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्ट of more than such number of person as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its objective। इसका देखो भाई सिंपल सा मतलब क्या है ना, इलीगल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो पहले बात तो जो बनना पॉसिबल नहीं, ठीक है, अगर फिर भी बन जाती है भाई, ठीक है, तो उसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें नोटिस की जाती है। तो इसमें देख लो, यहाँ पे कह रहा है provided that number of person which may be prescribed under this सबसेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100। ठीक है, तो पहले देखो इलीगल कंपनी, भाई इलीगल कंपनी में क्या होता है, वो सारी कंपनी जिसका बनना पॉसिबल नहीं है, तो तुम किसी फर्म को बना लो
कंपनी को बना लो, तो क्या कभी भी वो बनना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तो भाई हम अगली बात करते हैं। लेकिन भाई ये जो सेक्शन सब है वो सब सब सेक्शन वन है, सब सेक्शन वन के अंदर ये बता रखा है कि भाई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके बेस पर हम देखते हैं भाई कि कौन कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो बनी हुई है, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इलीगल नहीं है, वो लीगल कंपनी है। तो इसको बोलते हैं भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को HUF बोलते हैं। ठीक, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, भाई किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। अगला एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल हु आर गॉन बाय स्पेशल एक्टिक। तो भाई यहाँ पर क्या की एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप, भाई कोई सा एसोसिएशन या पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल, ठीक है, आर गॉन बाय स्पेशल एक्ट। भाई इसमें क्या भाई कि जो भी स्पेशल एक्ट है उन सब के हिसाब से चल किया जाता है काम। ठीक, तो भाई देखो अपने इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी हरी रीडिंग मानना, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर है समाप्त होता है। ठीक है, फिर भाई मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।